नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही इमोशनल है। ऐसी कहानी जो आपको अंदर से द्रवित कर देगी। कहानी पूरी सुनिए और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर ले जो चैनल पे पहली बार आए हों। मुंबई के मारिन ड्राइव की उस 15 मंजिली इमारत की 10वीं मंजिल पर अपने ऑफिस में बैठे प्रदीप ने घड़ी पर नजर डाली। 8 बज रहे थे। वैसे तो 7 साढ़े 7 बजे ही ऑफिस से निकल जाता था, लेकिन आज नरेंद्र ने आने के लिए कहा था, इसीलिए वह ऑफिस में बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। नरेंद्र की अभी नई नई शादी हुई थी। उसी के उपलक्ष्य में आज उसने पीने पिलाने का इंतजाम किया था। आखिर 8:30 बजे नरेंद्र आया। उसके साथ अमित और राजनाथ भी थे। नरेंद्र ने नीचे से ही प्रदीप को फोन किया तो वह नीचे आ गया था। जनवरी का महीना और फिर हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने से ठंड एकदम से बढ़ गई थी। शाम होते ही कोहरे ने भी अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया था। प्रदीप के नीचे आते ही नरेंद्र ने कहा, यार जल्दी गाड़ी निकाल, ठंड बहुत है। प्रदीप को भी ठंड लग रही थी। उसने जैकेट का कॉलर खड़ा करके कान ढकने का प्रयास किया। फिर दोनों हथेलियां रगड़ते हुए पार्किंग की ओर बढ़ गए। उसकी गाड़ी लाते ही तीनों जल्दी जल्दी गाड़ी में घुस गए। गाड़ी बिल्डिंग के गेट तक पहुंचती है उसके पहले ही तीनों ने तय कर लिया कि कहाँ खाना पीना होगा। बिल्डिंग के गेट से गाड़ी सड़क पर आई तो सड़क पर वाहनों की रेलम पेल थी। धीरे धीरे चलते हुए वे एक शराब की दुकान पर पहुंचे। शराब खरीदने के बाद उन्होंने एक रेस्टोरेंट से खाना पैक कराया और चल पड़े राजनाथ के घर की ओर। राजनाथ भी वहीं करीब ही रहता था। गाड़ी इमारत के नीचे खड़ी करके सभी राजनाथ के फ्लैट में पहुंच गए। राजनाथ उन दिनों अकेला ही था, इसीलिए उसका घर अस्त व्यस्त था। उसने पानी वगैरह का इंतजाम किया और फिर सभी पीने बैठ गए। दो दो पैक गले से नीचे उतारे तो सबके मुंह खुलने लगे। नरेंद्र ने प्रदीप के चेहरे पर नजरें गड़ाकर पूछा, यार प्रदीप, तुझे भाभी की याद नहीं आती जो मुझे छोड़कर चला गया? उसकी याद करने से क्या फायदा? प्रदीप ने उदास होकर कहा। तो क्या अब वह वापस नहीं आ सकती है? अमित ने पूछा। यदि वापस आना होता तो वह जाती ही क्यों? सिरगेट को सुलगाते हुए प्रदीप ने कहा। शराब के साथ इसी तरह की बातों में किसी को समय का भी ख्याल नहीं रहा। शराब खत्म हुई तभी उन्हें खाने का ख्याल आया। तब प्रदीप ने कहा, यार जल्दी करो, बहुत देर हो गई है। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे घर में बीवी तेरा इंतजार कर रही है। भाई बीवी नहीं तो क्या हुआ, ल्यूसी तो है। वैसे भी 2 दिनों से वह ठीक से खाना नहीं खा रही है। प्रदीप ने बाहर की ओर देखते हुए कहा। फिर जल्दी जल्दी खाना खाकर प्रदीप चलने के लिए तैयार हो गया। अमित और नरेंद्र का राजनाथ के यहाँ ही रुकने का प्रोग्राम था। प्रदीप को भी रोक रहे थे, लेकिन उसे तो ल्यूसी की चिंता थी। प्रदीप नीचे आया तो वातावरण में कोहरे की सफेद चादर फैल गई थी। ठंड भी बहुत तेज थी। प्रदीप ने पीछे की सीट पर रखे ऑफिस बैग से टोपी निकालकर लगाई और घर की ओर चल पड़ा। सड़कें सूनी थी, फिर भी कोहरे की वजह से गाड़ी बहुत तेज नहीं चला पा रहा था। घर पहुंचते पहुंचते उसे रात के 1 बज गए। बांद्रा के सेक्टर 65 में 350 गज में बनी उसकी कोठी में अंधेरा छाया था। उसने गेट का ताला खोला, गाड़ी अंदर की, फिर घर का ताला खोलकर अंदर घुसते ही आवाज लगाई, ल्यूसी ल्यूसी। उसके ये शब्द दीवारों से टकराकर वापस आ गए। ल्यूसी ल्यूसी, मैं यहाँ हूँ। कहते हुए प्रदीप ड्राइंग रूम के अंदर कमरे की ओर बढ़ा तो उसने महसूस किया कि किचन से कू कू की आवाज आ रही है। उसने किचन में जाकर देखा तो ल्यूसी उस तेज ठंड में भी पैर फैलाए लेटी थी। प्रदीप ने उसे सहलाते हुए कहा, तू यहाँ है? ल्यूसी ने गर्दन उठाकर अध खुली आंखों से प्रदीप की ओर देखा, लेकिन उठी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे आज उसमें
उठने की शक्ति नहीं रह गई है। प्रदीप उसकी बगल में बैठ गया, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, लगता है आज तूने कुछ खाया नहीं है। ल्यूसी ने बिना कुछ बोले गर्दन नीची करके आंखें बंद कर ली। प्रदीप ने उसकी गर्दन पर हाथ रखकर कहा, इस तरह नाराज नहीं होते, चल मैं तुझे खाना खिलाता हूँ। ल्यूसी ने कोई हरकत नहीं की। प्रदीप ने ध्यान से देखा तो उसे लगा ल्यूसी की सांसें भारी हैं। उसकी खुली निश्चल आंखों के खालीपन ने उसे द्रवित कर दिया। उसका नशा गायब हो गया। कपड़े बदलने बड़बड़ाया, लगता है मुझे डॉक्टर के पास ले जाना होगा, मुझे पता है अब तू कुछ बोलेगी नहीं। ल्यूसी ने धीरे धीरे कू कू किया। प्रदीप की चिंता दुगनी हो गई। वह बड़बड़ाया, इसे डॉक्टर के पास ले ही जाना पड़ेगा। डॉक्टर उसका परिचित था। ल्यूसी को गाड़ी में लेकर वह डॉक्टर के यहाँ पहुँच गया। ल्यूसी को देखने के बाद डॉक्टर ने कहा, प्रदीप लगता है इसे निमोनिया हो गया है, इसे यहीं छोड़ दो, हमारा नौकर उसकी देखभाल कर लेगा। ल्यूसी का सिर चूम कर प्रदीप लौट आया। कपड़े उतार कर बेड पर लेटा तो रात के 2:30 बज रहे थे। इतनी भागदौड़ के बाद नींद नहीं आ रही थी। विरह की वह रात बड़ी लंबी लग रही थी। वह उठकर बैठ गया। आज वह एकदम अकेला था। उसकी ओर कोई भी देखने वाला नहीं था। उसे कोई प्यार करने वाला भी नहीं था। बिना किसी के जीना भी कोई जीना है। कोई तो चाहने वाला होना चाहिए, चाहे वह जानवर ही क्यों ना हो। कोई साथ होता है तो आनंद से जीवन बीतता है। वह लौट गया। ल्यूसी की याद में करवटें बदलता रहा। व्याग्र मन से ल्यूसी की याद आती रही। वह सोना चाहता था पर ल्यूसी की यादें सोने नहीं दे रही थी। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। वह फट से उठकर बैठ गया। झट से रिसीवर उठाकर कान से इस तरह लगाया जैसे वह किसी की आवाज सुनने के लिए उतावला हो। प्रदीप, प्रदीप, विषाद युक्त स्वर सुनाई दिया। जी। सामने वाले व्यक्ति की आवाज प्रदीप को परिचित लगी, लेकिन यह आवाज काफी दिनों के बाद उसे सुनाई दी थी। इतनी रात को फोन करने के लिए माफ करना। ठीक है, प्रदीप से यह बात करना चाहता है। वह जानकर उसे प्रसन्नता हुई। एक बैड न्यूज है, सामने वाले व्यक्ति ने कहा। बैड न्यूज? आवाज में आशंका उपजी। हृदय धड़का। क्या है बैड न्यूज? तुम्हारी पत्नी। सामने वाले की आवाज धीमी पड़ गई। मेरी पत्नी? मेरा मतलब है तुम्हारी एक्स पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। यह कहते हुए सामने वाले व्यक्ति की आवाज लड़खड़ा गई। प्रदीप चुप रह गया। उसकी आंखों के सामने अंतिम बार देखा गया अनुराधा का चेहरा उभर आया। अनुराधा अब इस दुनिया में नहीं रही। प्रदीप के चुप रह जाने पर सामने वाला व्यक्ति बोला, प्रदीप तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। फोन करने के लिए धन्यवाद। बात को आगे न बढ़ाते हुए प्रदीप ने फोन रख दिया। एकांत और अकेलेपन ने उसे फिर से घेर लिया। वह क्या मिस कर रहा, किससे कहे? सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। जैसे शब्द भी वह नहीं कह पाया था। उसे इस बात पर, इस अनुराधा के प्रति ना तो उसके मन में प्रेम था और ना ही तिरस्कार। इसलिए वह क्या कहे। इस संसार में आने वाला हर कोई जाता है। उसका अनुराधा से पहले ही संबंध विच्छेद हो चुका था। जीवन का एक खूबसूरत मोड़ दिखा कर वह गायब हो गई थी। अब तो ल्यूसी ही उसके जीवन में सब कुछ थी। प्रदीप के दिल से आवाज आई, अनुराधा के लिए अपने हृदय के किसी कोने में थोड़ा बहुत प्रेम खोजना चाहिए। उसकी मृत्यु का उसे दुख तो मनाना ही चाहिए। इसके लिए उसे थोड़ा रोना चाहिए। कम से कम आंख तो नम कर ही लेनी चाहिए। आखिर 3 साल तक उसके साथ रही थी। उसके साथ कुछ रेखाएं तो खींची थी, भले ही चित्र नहीं बन पाया हो। लोग दूसरे की मृत्यु पर भी दुखी होते हैं। अनुराधा तो कभी उसकी अपनी थी। मृत्यु पर शोक प्रकट करने के जो हमारे यहाँ परंपरा है उसे निभाना ही चाहिए। वह इंसान है, इसीलिए उसके अंदर इंसानियत तो होनी ही चाहिए। इतने प्रयास के बाद भी अंदर से ऐसा भाव नहीं उपजा कि आंखें नम हो जाती। वह लाचारी का अनुभव करने लगा। इस बेरुखी का उपाय वह खोजने लगा। अनुराधा के लिए थोड़े से आंसू हृदय से निकालने के लिए वह प्रयास करता रहा, पर सफल नहीं हुआ। इसी कश्मकश में वह करवट बदलता रहा। ऐसे में ही उसकी आंखें लग गई तो सुबह फोन की घंटी बजने पर खुली। आंखों की पलकें भारी थी।
काफ़ी कोशिश के बाद भी खुली तो देखा धूप निकल आई थी। जमाई लेते हुए प्रदीप ने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए कहा, हेलो, मैं प्रदीप। सामने वाले ने कहा, लगता है फ़ोन की घंटी सुनकर उठे हो। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, दरअसल रात सोने में देर हो गई थी ना। अब लूसी की तबीयत कैसी है? प्रदीप ने पूछा। प्रदीप, लूसी तो नहीं रही। काफ़ी प्रयास के बाद भी मैं उसे नहीं बचा सका। हे भगवान! प्रदीप, प्रदीप। लेकिन प्रदीप तो खामोश था। उसका हृदय जोर से धड़क उठा। उसकी देह उस ठंड में भी पसीने से भीग गई। रिसीवर उसके हाथ से छूट गया। उसका सिर जैसे चकरा रहा था। वह वहीं पर पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। दोनों हथेलियां उसने आंखों पर रख ली। आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। फिर वह फफक कर रो पड़ा। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो चैनल पे पहली बार आए हों वो चैनल सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह की कहानियाँ आपको इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। धन्यवाद।